हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं योगेश कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगेश केजे पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक्सरसाइज 4। इसके पहले आप लोगों को एक्सरसाइज 1, 2, 3 इन सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव डाले जा चुके हैं, वीडियोस बनाकर डाले जा चुके हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, नोट नहीं किया है, तो सबसे पहले जाकर वीडियो को देख लें। आज हम लोग कौन सा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं? एक्सरसाइज 4 का। एक्सरसाइज 4 क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये चैप्टर का नाम है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये हिंदी का एक्सरसाइज 4 है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली जो हिंदी है आपकी गोदुली, उसका एक्सरसाइज 4 है, ठीक है। चलिए, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कहानी का नाम है, ठीक है। ये एक निबंध है, दरअसल ये क्या है, एक निबंध है। इसलिए मैं ऊपर में हमेशा लिख देता हूँ ऊपर में ही कि ये है क्या और इसके लेखक कौन है। ये लेखन की कौन सी विधा है, कौन सा स्टाइल है, ये एक ललित निबंध है, ठीक है। और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं, इस कहानी के, इस निबंध के लेखक हैं, ठीक है। तो इसके बारे में, इस चैप्टर में नाखून के बारे में वर्णन किया गया है। नाखून के बारे में वर्णन तो किया गया है, लेकिन नाखून के द्वारा मनुष्य के बहुत सारे दोषों का भी वर्णन किया गया है। नाखून के द्वारा ही लेखक ने बहुत ही रचनात्मक ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से मनुष्य की और अनेक बुराइयों का, कि नाखून उसका किस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं, बताया है, ठीक है। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 1 है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखन की कौन सी विधा है। तो आप लोगों को ऊपर ही नजर आ रहा होगा, फिर भी आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए। भाषण, ललित निबंध, कहानी या यात्रा, वृत्तांत। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? एक ललित निबंध है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसे आप लोग नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस ललित निबंध के लेखक कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो एक ललित निबंध है, इसके लेखक कौन है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मैक्स मूलर। तो इस ललित निबंध के लेखक जो है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो पहले ऑप्शन देखिए आप, 1907 ईस्वी, 1906 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1904 ईस्वी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? पहले आप लोग ऑप्शन देख लिया आप लोगों ने। तो उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, ठीक है, 1907 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसे आप लोग नोट करें। अगला प्रश्न देखें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली या उत्तर प्रदेश। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के फूल। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 5 है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अशोक के फूल किनकी रचना है? अशोक के फूल जो है ये किनकी रचना है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, बी अमरकांत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी प्रेमगन। तो अशोक के जो फूल हैं ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, यही इसके लेखक है। ये भी बहुत अच्छा निबंध है, ये भी बहुत अच्छा निबंध है। इसमें विभिन्न जातियों का वर्णन किया गया। अगर आप लोगों को फुर्सत मिले तो आप लोग देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस विश्वविद्यालय से डी लिट की उपाधि मिली थी। तो इनको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, उन्हीं में से एक है डी लिट की उपाधि, ठीक है। इनको डी लिट की उपाधि दी गई थी। तो ये किस विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई थी? ऑप्शन देखिए, रांची विश्वविद्यालय, बी लखनऊ विश्वविद्यालय, सी पटना विश्वविद्यालय, डी कानपुर विश्वविद्यालय। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 का बी, ठीक है। लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीएलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। क्वेश्चन नंबर 7, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे किसके पूछने पर उपस्थित हुआ? मतलब जिस विषय पर उन्होंने इतना बड़ा निबंध लिखा है, इतना ज्ञानवर्धक निबंध लिखा है, वो प्रश्न उनके आगे आया कैसे, ये यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे किसके पूछने पर उपस्थित हुआ? तो देखिए आप लोग ऑप्शंस, पत्नी ए नंबर, बी बेटा, सी छोटी बेटी
या डी बड़ी बेटी। तो ये जो है दरअसल छोटी बेटी ने उन्हें एक बार पूछा था कि पिताजी हमारे नाखून इस तरह क्यों बढ़ते हैं। उसके बाद उनके दिमाग में यह प्रश्न आया और उस पर उन्होंने इतना बड़ा निबंध लिख दिया। तो इन्हें किसने पूछा था? छोटी बेटी ने पूछा था। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, देवताओं के राजा इंद्र का वज्र किस मुनि की हड्डियों से बना था? अब आप लोग सोचें कि नाखून वाले चैप्टर में ये देवताओं का राजा इंद्र कहाँ से आ गया, लेकिन इसका वर्णन किया गया आपकी कहानी में, तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने से लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देवताओं के जो राजा थे इंद्र, उनके पास जो वज्र है वो किस मुनि की हड्डियों से बना था, ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखिए, ए दुर्वासा, बी भार्गव, सी विश्वामित्र, डी दधीची। ठीक है, ये च है दधीची। तो उनका जो वज्र है वो दधीची मुनि की हड्डियों से बना था। ठीक है, उनके देहांत के बाद उनकी हड्डियों से ये वज्र बनाया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य के नाखून किसका प्रतीक है? मनुष्य के जो नाखून है वो किस चीज़ का प्रतीक है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, पाशविकता का, बर्बरता का, जंगलीपन का, या इनमें से सभी। तो मनुष्य के जो नाखून है ना वो पाशविकता, बर्बरता और जंगलीपन, ये मनुष्य के अंदर जो आज भी कुछ अंशों में जीवित है उन्हीं का ये एक प्रतीक है। ठीक है, जिससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। ये फिर से एक बार पढ़ देता हूँ मैं। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा था? ये जो कथन है, ये जो वचन है, ये किनके द्वारा दिया गया था, किन्होंने कहा था? तो ऑप्शन देखिए आप लोग, महात्मा गांधी, बी कालिदास, सी पाणिनि, डी भीमराव अम्बेडकर। तो जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन होगा। ठीक है, तो ये जो है ये कालिदास ने कहा था। ये किसने कहा था? कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यानी कि आदमी को दोनों तरफ के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ललित निबंध में किस बूढ़े का जिक्र किया है? उन्होंने जब निबंध उनका समाप्त होने पर आ रहा था तो उसके आसपास उन्होंने एक बूढ़े का जिक्र किया था। उन्होंने एक बूढ़े का जिक्र किया है, तो वो बूढ़ा कौन है? इस कहानी में जिस बूढ़े का उन्होंने जिक्र किया वो बूढ़ा कौन हो सकता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी कालिदास, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी मौलाना आज़ाद। तो उन्होंने जिस बूढ़े का वर्णन किया है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या होगा? 12 होगा ये आपका। लेखक ने अपने ललित निबंध में निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? उन्होंने निर्लज्ज अपराधी इस विशेषण का प्रयोग किया है, किसके लिए कहा है, किसे कहा है? तो आप लोग ऑप्शन देखिए, ए अंग्रेजों को, बी विद्यार्थियों को, सी हथियारों को, डी नाखूनों को। ये जो उन्होंने विशेषण का प्रयोग किया है ये किसके लिए किया? नाखूनों के लिए किया। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है कि हम लोग नाखून काटते हैं 2, 4, 10 दिन में वो फिर उसी प्रकार जैसे थे वैसे ही वापस हो जाते हैं, उसी प्रकार के हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने निर्लज्ज अपराधी कहकर संबोधित किया है कि आप लोग जितना काटिए लेकिन वो निर्लज्ज अपराधी के बात ये बार बार आते ही रहेंगे, आप उसे छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए उन्होंने इसे निर्लज्ज अपराधी कहा है। ठीक है, नाखूनों को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो गया? डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। मनुष्य जब जंगली अवस्था में था तब उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र क्या थे? मनुष्य जब जंगली अवस्था में जीता था उस वक्त उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र क्या थे? ऑप्शन देखिए, हाथ, पैर, नाखून या पत्थर। तो बहुत समय तक के लिए, बहुत काल तक के लिए मनुष्य के लिए नाखून उसके सबसे महत्वपूर्ण हथियार के तौर पर, सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र के तौर पर प्रयोग किए जाते थे। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। लेखक ने इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ, आगे है प्रश्न, बताया है। ठीक है, लेखक ने इंडिपेंडेंस का क्या अर्थ बताया है? तो इस शब्द पर भी उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस शब्द का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, इस शब्द को भी उन्होंने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इंडिपेंडेंस का अर्थ लेखक के दृष्टिकोण में क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन देखिए, अनधीनता, बी स्वतंत्रता, सी स्वाधीनता या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को लगेगा इंडिपेंडेंस का अर्थ स्वतंत्रता या स्वाधीनता ये दोनों होता है, लेकिन उनका कुछ और ही वक्तव्य है, उनका कुछ और ही मत है। उनका कहना है कि इंडिपेंडेंस मतलब किसी के अधीन नहीं होना।
किसी के अधीन नहीं होना, इसलिए वो कहते हैं कि इसका सही अनधीनता, नहीं अन, ठीक है, वहाँ पर वो निगेटिव में उसे लेना चाह रहे हैं, इसलिए इसका अर्थ क्या कह रहे हैं, अनधीनता, मतलब किसी के अधीन नहीं, ठीक है। स्वाधीनता हम लोगों के डिक्शनरी मीनिंग है, हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में अनधीनता सही शब्द होगा, क्योंकि स्वाधीनता में भी आपका स्व का बंधन है, यानी कि आप किसी न किसी के अधीन हैं, अपने अधीन ही हैं लेकिन हैं। उनका कहना है कि इसका सही वर्णन जो होगा, सही उत्तर जो होगा वो अनधीनता होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, या किसने कहा था। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, इसलिए मनुष्य और पशु में जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि वो सबके सुख दुख में पशु साथ नहीं दे सकता, लेकिन मनुष्य देखता है, उससे साथ भी देता है। तो ये कथन किनका है, ये किसने कहा है, तो ऑप्शन देखिए आप लोग देखिए, कालिदास, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी गौतम, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गौतम। गौतम मतलब गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम मतलब गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 16 है आपका। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस कृति के लिए, मतलब किस रचना के लिए, किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बहुत सारे सम्मान और बहुत सारे पुरस्कार हमारे लेखक को मिल चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को मिल चुके हैं। उन्हीं में से एक पुरस्कार है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है उनको किस कृति के लिए मिला था, मतलब किस लेखन पर मिला था, किसके लेखन पर मिला था। ऑप्शन देखिए आप लोग, विचार प्रवाह, बी अशोक के फूल, सी विश्व भारती, या ऑप्शन नंबर डी आलोक पर्व। तो आलोक पर्व इस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16 का डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सहजात वृत्ति है। सहजात वृत्ति है मतलब जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, वो होना निश्चित है, ठीक है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है उसे सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए, नाखून बढ़ना, इस पर आपका कंट्रोल है, नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बाल बढ़ना, इसे आप रोक सकते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर सी पलक गिरना, ये भी आप नहीं रोक सकते। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ये सारी की सारी सहजात वृत्तियां हैं। तो इसलिए इसका 17 का आंसर क्या हो गया, डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, 18 है। किसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। ये कथन किसका है कि आप बाहर नहीं देखिए, अपने भीतर यानी कि अपने अंतरात्मा को तराशिए। ये किनका कथन था। ऑप्शंस देखिए आप लोगों को, महात्मा गांधी, बी कालिदास, सी पंडित नेहरू, या डी संत रविदास। तो ये जो कथन है ये महात्मा गांधी का है। इन्हीं बूढ़े का जिक्र उन्होंने अपने निबंध में किया था, जो आपको कुछ पिछले प्रश्नों में नजर आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है ये, ठीक है। देखिए, भारतवासी कितने वर्षों पहले नाखूनों को जमकर संवारता था। भारतवासियों का कुछ वर्षों पहले, कुछ हज़ार वर्षों पहले ये कार्य था कि वो लोग नाखूनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से संवारते थे और उनको अलग अलग रंगों के द्वारा अलग अलग कोनों में काट करके उसे रखते थे। मतलब उन लोगों को संवारने का शौक़ था। तो ये कब हुआ करता था, ये यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है आपसे। 1500 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2000 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 2500 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3000 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 2000 वर्ष के आसपास भारतवासियों में ये शौक़ पाया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, मनुष्य की चरितार्थता किसमें है। मनुष्य की चरितार्थता किसमें है, प्रेम में, मैत्री में, त्याग में, या इनमें से सभी। तो मनुष्य में ये सभी गुण पाए जाते हैं, इसलिए उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, प्रेम, मैत्री और त्याग सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये थे आपके इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, वो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत अच्छा चैप्टर था ये, बहुत अच्छा टॉपिक था ये, और अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो आप लोगों को बहुत हद तक 80 to 90% आप लोग को चैप्टर ये समझ आ जाए कि चैप्टर किस पर बेस्ड है या क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। मैंने इस ढंग से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप लोग नोट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें, ठीक है। तो अगला वीडियो जो अगले टॉपिक पर आएगा उसका आप लोग वेट करें। अगले वीडियो में फिर आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक आप लोग हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।